वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। नाम है लाइट। तो जो बच्चे नए हैं चैनल में सबसे पहले बटन दबा दें और घंटी बजा के क्लास में आ जाए। इस चैप्टर का नाम है लाइट। लाइट क्या होती है? लाइट वही चीज है जिसकी वजह से हम अपने आसपास के अराउंड सारी चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हैं। यानी हम खुद को देख पाते हैं और अदर ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, इवन उनके कलर्स को भी देख पाते हैं। जैसे कि ये कलरफुल वर्ल्ड को भी हम सिर्फ और सिर्फ लाइट की वजह से ही ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो लाइट एक तरह की फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है विच enables अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स अवर एनवायरनमेंट। अगर लाइट नहीं होती ना तो हम कुछ भी नहीं देख पाते। तो यानी सिर्फ और सिर्फ लाइट की वजह से हमको ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। यानी ऑब्जेक्ट को कोई कलर नहीं होता, ये भी लाइट की वजह से ही डिसाइडेड होता है। यानी जो लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, स्ट्राइक कर रही है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक जा रही है, उसी की वजह से हमें कलर दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं। तो दो तरह की ऑब्जेक्ट्स होती हैं। दो तरह की ऑब्जेक्ट्स कौन सी होती हैं? एक होती है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होती हैं जैसे कि, इसको ऐसे समझ लो, जो खुद की लाइट को एमिट करती हैं, जिनके पास खुद का सोर्स ऑफ लाइट होता है, जैसे कि सन, बल्ब। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मून। अरे मून लुमिनस नहीं होता है, अभी बताऊंगा क्यों नहीं होता है। दे हैव ऑन लाइट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होती हैं जैसे कि मून हुआ, ट्री हुआ। अब ये जो मून है ना, ये लुमिनस की कैटेगरी में इसलिए नहीं आता। हाँ, सबको लगता है कि ये लाइट देता है, रोशनी करता है। ये लाइट देता है बट एक्चुअल में खुद की लाइट नहीं देता। सन लाइट जब मून पे पड़ती है और स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्शन के थ्रू हमारी अर्थ पे आती है। यानी सन के पास खुद की लाइट नहीं है, उस पे तो खुद की उस पे तो सन की लाइट पड़ रही है और जिसकी वजह से वो हमें दिखाई दे रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि मून हमारे ऊपर लाइट एमिट कर रहा है, बट ऐसा रियल नहीं है। ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होती हैं दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। आगे, अब अभी हमने देखा कि मून पर सन की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी तरफ आती है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि कोई एक पॉलिश्ड सरफेस या प्लेन सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस क्यों बोल रहा हूँ? जैसे कि ये ग्लास की सरफेस है और इसको मैंने दूसरी साइड से कर दिया पॉलिश। इस तरीके से पूरे में पॉलिश कर दिया इसको। और पॉलिश किसकी की जाती है? सिल्वर की जाती है। याद रखना, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि सिल्वर की पॉलिशिंग होती है जो हमारे ग्लासेस होते हैं उनके एक साइड में, जिसकी वजह से जो दूसरी साइड है ना वो रिफ्लेक्टेड सरफेस बन जाती है। रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या है? जहां जहां से लाइट रे, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके लौट जाएगी। मुझे इंसिडेंट रे क्या होती है देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्लेक्शन होता कैसे है? एक लाइट रे जो कि एक पॉलिश्ड सरफेस पे स्ट्राइक करती है, जो कि एक पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक करती है इस तरीके से, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। है ना? तो दो रे हमको देखने को मिल रही है। एक रे, लाइट रे, सिर्फ एक लाइट रे की बात हो रही है। एक लाइट रे जब किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जब ये स्ट्राइक करके रिटर्न बैक होती है रिफ्लेक्शन के बाद, यहाँ ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो दूसरी साइड तो जा नहीं पाएगी, सिल्वर की पॉलिशिंग कर दी है। तो जब ये रिटर्न बैक होती है ना, तो इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। एक होती है इंसिडेंट रे, एक होती है रिफ्लेक्टेड। अब अब इनके बीच में डेविएशन कितना हुआ, इस डेविएशन को मेजर करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी जाती है, दैट इज नोन एज नॉर्मल। है ना? कि लाइट आई किस एंगल से थी और डेविएट किस एंगल पे हो गई, इसको मेजरमेंट के लिए एक नॉर्मल, एक इमेजिनरी लाइन बीच में इनके बिल्कुल सेंटर में ड्रॉ करी गई, जो कि पॉलिश्ड सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पे ड्रॉ की। ओके। उसके बाद में इस नॉर्मल के संग में जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंड जो रिफ्लेक्टेड रे के संग में बनाएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दो तरह के एंगल होते हैं, इंसिडेंट रे का एंगल एंड रिफ्लेक्टेड रे का एंगल। और बच्चे क्या करते हैं? बच्चे यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर बना देते हैं। बच्चे तो हैं ही बच्चे। देखो आगे। अब
रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्शन तब माना जाएगा जब ये दो लॉज फॉलो होंगे। मीन्स अगर इसको मैं उल्टे तरीके से बोलूं तो सिर्फ इतना है कि जहां जहां रिफ्लेक्शन होगा वहां वहां ये दो रूल्स फॉलो होंगे, ये दो लॉज फॉलो होंगे। जैसे कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जब आएंगी तो नॉर्मल के संग में दो एंगल बनाएंगे, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। ये हमेशा होगा इक्वल। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ। दूसरा लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है वो एक सेम प्लेन में लाई करेगा। ये सेम प्लेन दिख रहा है ना, एक सेम डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में तो गया नहीं, ऐसे आया और ऐसे गया, यानी एक सेम प्लेन में लाई करेगा। आई होप समझ में आया होगा। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करूं तो रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं जैसे कि एक बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत संस्कारी बच्चा, जो बढ़िया तरीके से घर से तैयार होके निकला ना, बढ़िया मम्मी मम्मी उसके बाल माल काटती है, एकदम टाई माई सेट, एक संस्कारी बच्चा जो घर से निकला। तो जो घर से आता है स्कूल की तरफ और स्कूल से जाता है घर की तरफ, सेम तरीके से सेम रास्ते से, कोई भी डेविएशन नहीं, तो इस केस को बोलते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। मीन्स पैरेलल इंसिडेंट रेज आई और पैरेलल ही रिफ्लेक्टेड रेज गई, यानी सेम वे से आई और सेम वे में गई, और ये हमेशा रेगुलर सरफेस के ऊपर ही होता है। रिफ्लेक्शन ऑकर ऑन द स्मूथ सरफेस, आप देख सकते हो ये सरफेस स्मूथ है बिल्कुल। और इस केस में इमेज बनती है, यानी बच्चे की एक इमेज बनती है ना, स्कूल में जाता है एकदम तैयार होके, जैसे टाई माई लगा के एकदम तैयार वैयार होकर, बाल वाल सेट बिल्कुल मॉनिटर टाइप, तो वैसे ही एक इमेज बनती है। इसमें इमेज जो बनती है वो अलग बनती है, जैसे उस बच्चे की इमेज बन जाती है क्लास में, वैसे ही यहाँ पे इमेजेस बनती हैं जो हमें दिखाई देती हैं ऑब्जेक्ट्स में। इसके लिए पैरेलल इंसिडेंट बीम जो होती है वो पैरेलल रिफ्लेक्टिव रेज बनाती है। वहीं अगर इसका मैं उल्टा करूँ रेगुलर रिफ्लेक्शन में, तो जो पैरेलल इंसिडेंट बीम्स होती है ना, वो घर से निकलती तो एकदम बच्चा एकदम निकलता है तो घर से एकदम तैयार होके, रास्ते में जाते जाते एकदम पैंट वैंट पर कीचड़ मीचड़ लपेट लेता है, एकदम बाल वाल उसके बिखर जाते हैं, है ना। तो वो जब क्लास में पहुंचता है तो इरेगुलर होके पहुंचता है, और जब घर आता है तब तक आते आते उसकी हालत बिल्कुल ऐसी हो जाती है, बस समझ जाओ आप। तो जहां निकला तो अच्छे तरीके से था पर पहुंचा नहीं अच्छे तरीके से, तो इस केस में उसकी क्लास के अंदर इमेज भी खराब हो जाती है, इमेज इज नॉट फॉर्म। रिफ्लेक्शन इसमें रफ सरफेस पे होता है, यानी वो उबड़ खाबड़ रास्ते से गया था तभी तो उसकी पैंट वैंट बिगड़ी, है ना, रफ सरफेस पे से गया था। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जब रफ सरफेसेस पे रिफ्लेक्शन होता है तो वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जिसके लिए पैरेलल इंसिडेंट रेज नॉन पैरेलल रिफ्लेक्टिव रेज को प्रोड्यूस करती हैं। आगे देख चले, देखो अब जरा देख लेते हैं रिफ्लेक्शन, हम समझ गए क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसकी वजह से इमेजेस बनती हैं, है ना। और रेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेजेस बनती है, रेगुलर में नहीं बनती हैं। तो जो रेगुलर में इमेजेस बनती हैं वो कुछ इस तरीके से बनती हैं, जैसे कि अब हम समझ लेते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर के थ्रू हुआ, है ना, कह सकते हैं हम जो हमारे घर में प्लेन मिरर होता है वो बिल्कुल मतलब एक रेगुलर सरफेस की तरह बिहेव करता है, तो उस पे जो भी लाइट रेज आएंगी वो पैरेलल होंगी, है ना, उसकी वजह से इमेज फॉर्मेशन भी होगा। जैसा कि हमने देखा था रेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज फॉर्मेशन होता है ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज फॉर्मेशन होता है बट इरेगुलर में नहीं होता। प्लेन मिरर एक तरह का रेगुलर सरफेस है जिसपे इमेज हमेशा फॉर्म्ड होती है बट पीछे फॉर्म होती है। जब हम किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, पीछे की साइड। तो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज जो होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। मैं एक एक करके सबका मीनिंग बताता हूँ। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मीनिंग ये होता है कि अगर कोई कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी जैसे मान लो ये हमारे टीटू भैया, ये टीटू भैया दुबले पतले से ये खड़े हैं मिरर के सामने, है ना। अब देख रहे थे, बाल वाल सेट कर रहे थे अपने, बाल बड़े प्यारे हैं इनके। तो ये टीटू भैया जब मिरर के सामने खड़े थे, इनके जो बाल हैं वो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे थे, ना कि नीचे की तरफ।
इनकी जो ये दो पतली पतली लकड़ी जैसी टांगे थी, ये भी नीचे की तरफ दिखाई दे रही थी, ना कि ऊपर की तरफ। यानी इसका मतलब ये है कि प्लेन मिरर में जो भी इमेजेस फॉर्म्ड होती हैं, जो भी शक्ल हमको दिखाई देती है, वो कभी भी उल्टी नहीं होती। उल्टी यानी साइड डाउन नहीं होती। यानी टीटू भैया के पैर ऊपर की तरफ नहीं और सिर नीचे की तरफ नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे वो दुबले पतले थे, वैसे ही दुबले पतले मिरर में दिखाई दे, है ना, हकीकत सामने आ गई, उनकी आंखें खुल गई। ठीक है। उसके बाद इसमें साइज, ऑब्जेक्ट का साइज जितना होता है उतने ही साइज की इमेज बनती है। यानी इमेज साइज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। यहाँ कह सकते हैं ऑब्जेक्ट के साइज से। ठीक है। ऑब्जेक्ट साइज से इक्वल होता है। बाकी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज ऑलवेज इक्वल। अब ये क्या चीज है? जैसे बिल्लू भैया, अरे सॉरी, टीटू भैया थे। बिल्लू भैया तो गए हैं घूमने। ये जो टीटू भैया हैं, जो मिरर के सामने अगर 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर खड़े हैं, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर खड़े हैं, ये मिरर लगा हुआ है, ये खड़े हैं वो। ठीक है। और इनकी इमेज भी 10 सेंटीमीटर पीछे ही बन रही होगी मिरर में। ये एक वर्चुअल इमेज होती है ना, इसलिए हम इसको देख नहीं पाते, मतलब इसको बनते हुए नहीं देख पाते। इमेज स्क्रीन पे तो हमको दिखाई देती है ना, इनकी हकीकत तो इनको दिखाई दे रही है कि ये कितने सुंदर है, पर ये उस इमेज को बनते हुए नहीं देख पा रहे हैं पीछे। इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है? लिटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि जो इनका लेफ्ट हैंड है टीटू भैया का, वो इनको राइट हैंड में दिखाई दे रहा हो, मतलब राइट साइड में दिखाई दे रहा हो। तो इसमें क्या होता है कि जब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखाई देते होते हैं, उस केस में लेटरल इन्वर्जन होता है, उसी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। आगे चलते हैं। अच्छा, आगे जाने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि जैसे कि हमारे घर में तो एक सिंगल मिरर होता है, पर अगर मान लो हमने ये डबल मिरर रख दिए, एक एंगल पे इंक्लाइंड करके, एक पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड करके रख दिया, और इनके बीच में खड़ा कर दिया हमने टीटू भैया को, है ना, तो इनकी कितनी इमेजेस फॉर्म्ड होंगी इस मिरर पे? क्योंकि टीटू भैया की इमेज तो इस मिरर में ही बनेगी, फिर इस मिरर से इस मिरर में ही बनेगी, फिर इस मिरर से इस मिरर में ही बनेगी, यानी बहुत सारी इमेजेस बन जाएंगी। तो वो इमेजेस कितनी होंगी, ये बताता है हमको ये वाला फॉर्मूला। सबसे पहले तो यहाँ एंगल रखो और इसको याद कर लो, और पता चल जाएगा। जैसे कि मान लो 30 डिग्री के एंगल पे रखा, तो मैं यहाँ पे एंगल रखूंगा 30 डिग्री, है ना। तो जब 30 डिग्री में यहाँ एंगल रखता हूँ तो नंबर ऑफ इमेजेस काउंट होके आएंगी 11। यानी टीटू भैया की 11 इमेजेस बन जाए, है ना। विशाल काई शक्तियां आ जाएंगी टीटू भैया में, जो कि पतले दुबले लकड़ी जैसे थे। और लेटरल इन्वर्जन मैंने आपको बता ही दिया, ये राइट में था, लेफ्ट में आ गया। अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, अब अभी तक हमने देखा कि प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के अलावा बच्चों के दिमाग में आ रहे होंगे ये तो सीधा मिरर है। प्लेन मिरर, मिरर तो ऐसे भी हो सकता है, मिरर तो ऐसे भी हो सकता है। बड़े खुरापाती बच्चे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मोड़ दो मिरर है ना? तो मिरर जो है मुड़ गया। तो मुड़ने से क्या हुआ कि दो तरह की सरफेसेस बनी। एक बनी कॉनकेव सरफेस एंड एक बनी कॉन्वेक्स सरफेस, है ना। अब सरफेस तो एक ही बनी थी, देखा जाए एक प्लेन मिरर को फोल्ड करके सरफेस तो एक ही बनी थी, जो कि कर्व्ड सरफेस थी। पर इसमें वेरिएशन कैसे आई कॉनकेव और कॉन्वेक्स की? सिर्फ और सिर्फ इसके पॉलिशिंग सरफेस थे। जब हम आउटर कवर को पॉलिश कर देते हैं तो बन जाता है कॉनकेव, और जब हम इनर सरफेस को पॉलिश कर देते हैं तो बन जाता है कॉन्वेक्स। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसकी अपोजिट साइड में बनेगी, यानी जिस साइड को पॉलिश करेंगे उसकी अपोजिट साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगी। तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई ये वाली, और इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई आउटर वाली। तो जिस भी कर्व्ड मिरर की, कर्व्ड सरफेस की रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर साइड में होती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और जिसकी इनर साइड में होती है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर। समझ में आ गया? ठीक है। आगे, कॉनकेव मिरर जो होता है वो अपने ऊपर आने वाली लाइट्स को एक जगह फोकस्ड कर देता है। अब ये क्या भला है फोकस्ड? फोकस्ड मतलब जैसे कि बहुत सारी लाइट्स जब इस पे स्ट्राइक होती हैं तो उन लाइट्स को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। दैट इज नोन एज कन्वर्जन, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ओके। उसके बाद
इस केस में हमेशा बड़ी इमेजेस बनती हैं, यानी कॉनकेव मिरर चीजों को मैग्नीफाई करता है, बड़ी इमेजेस बनाता है, बड़ी बड़ी ना, बड़ी बड़ी बातें। और कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? कॉन्वेक्स मिरर लाइट्स रेस को डाइवर्ज कर देता है, यानी दूर दूर कर देता है, फैला देता है, जैसे देखो ये फैला रहा है ना, फैला देता है ये लाइट्स को, है ना। और हमेशा स्मॉलर इमेजेस बनाता है। तो इसका डिफरेंस भी हम याद कर सकते हैं, कन्वर्जिंग मिरर होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, बिग इमेजेस बनाता है, स्मॉलर इमेजेस बनाता है। और इसको हम रियर व्यू मिरर भी बोलते हैं। रियर व्यू मिरर क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा कार वगैरह के साइड में जो मिरर लगे होते हैं, वो होते हैं रियर व्यू मिरर। उनके अंदर हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। अब कॉनकेव का क्यों नहीं होता? अगर कॉनकेव का कर दिया तो सिर्फ ट्रक की नंबर प्लेट दिखाई देगी, ट्रक नहीं, है ना। तो फिर तो आगे समझदार हो आप, क्या हो सकता है, सीधे अप्सराओं के दर्शन हो जाएं। तो क्या होता है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में इतना डिफरेंस होता है कि ये बहुत बड़ी इमेजेस बनाता है और ये बहुत छोटी इमेजेस बनाता है। इसीलिए एक बहुत बड़े ट्रैफिक को एक छोटे से मिरर में देखने के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। इतनी बात क्लियर है। और अब दिमाग में तो ये भी आ रहा होगा कि प्लेन मिरर क्यों नहीं करते? प्लेन मिरर क्या करेगा? प्लेन मिरर सिर्फ और सिर्फ सबको दिखाएगा, पीछे की गाड़ियों को नहीं दिखाएगा। तो आपको सिर्फ आपका एक ही खतरा दिखाई देगा, बाकी नहीं। फिर तो सब हैवी ड्राइवर है ना। तो इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है, जिससे कि सारी जितनी भी मतलब व्हीकल्स हैं जो आपके अराउंड मतलब मूव कर रही हैं हाईवे पे, उनको आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सको। आगे चलें। अच्छा, प्लेन मिरर भी होता है। किसमें? प्लेन मिरर होता है जो ड्राइविंग सीट होती है ना, उसके सामने जो मिरर लगा होता है, जिसको जिसको देख के ज्यादातर लड़कियां मेकअप करना शुरू कर देती हैं। वो मेकअप मिरर नहीं होता है, वो होता है पीछे नॉर्मल व्यू के लिए होता है, और एक रियर व्यू के लिए होते हैं, साइड के लिए, है ना। आगे चलते हैं। अच्छा, मतलब जो कार्स में जो मिरर प्लेन मिरर जो लगा होता है ना, उसी की वजह से एम्बुलेंस के पीछे उल्टा एम्बुलेंस लिखा जाता है। एम्बुलेंस के पीछे उल्टा एम्बुलेंस लिखा जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ लेटरल इन्वर्जन। अभी हमने पढ़ा था लेटरल इन्वर्जन होता है। एम्बुलेंस पे उल्टा एम्बुलेंस लिखने का मोटिव ये है कि जिससे कि ड्राइवर को पीछे मुड़ के ना देखना पड़े कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है। तो वो जो आप अपने मिरर में ऊपर अपनी आंखें ऊपर करके देखेगा प्लेन मिरर में, तो उसको क्लियर दिख जाएगा कि पीछे एम्बुलेंस है। इसीलिए एम्बुलेंस पे उल्टा एम्बुलेंस दिखा जाता है, जिससे कि वो लेटरल इन्वर्टेड होके मिरर में सीधी दिखाई दे। अब बात करते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन की। अभी हमने देखा कि रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन की इंसिडेंट रे देखी हमने, है ना, रिफ्लेक्टेड रे देखी, यानी अभी सिंपल सा रिफ्लेक्शन देखा हमने कि किस तरीके से इमेजेस फॉर्म होती हैं। अब हम जरा मल्टीपल रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। अगर मान लो एक बार रिफ्लेक्ट करवाया एक इंसिडेंट रे को, और रिफ्लेक्ट होने के बाद दोबारा से किसी और मिरर पे स्ट्राइक करके रिफ्लेक्टेड रे बना दिया है, तो क्या हो, है ना। अरे भैया, बड़ा परेशान करते हो तुम एक नन्ही सी लाइट रे। देख लो, तो एक लाइट रे जो एक बार मिरर पे स्ट्राइक होती है, और स्ट्राइक होने के बाद एक थप्पड़ खा के दूसरी सरफेस पे जाती है, तो दूसरा थप्पड़ खा के दोनों गाल लाल हो जाते हैं। दैट इज नोन एज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप, ये दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स थे जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए बनाए गए। अब इनका काम क्या था? एक का काम था बच्चों को एंटरटेनमेंट देना, और दूसरे का काम था जो कि हमारे जो सोल्जर्स वगैरह होते हैं उनको वॉरफेयर टैक्टिक्स में मतलब हेल्प करना है। जैसे कि क्या होता है, जो सबमरीन होती हैं जो पानी के अंदर होती हैं, अब इतनी बड़ी सबमरीन पानी से बाहर निकल के तो आएगी नहीं, तो वो यूज करते हैं पेरिस्कोप का, जो कि पानी के अंदर इस तरीके से रहते हैं, और बस इतना इतना पार्ट जो है आउटर मतलब आउट ऑफ द वाटर रहता है, और जिससे वो अपने आसपास के एरियाज को देख लेते हैं, है ना। और ये सबमरीन्स में यूज होता है। ठीक है, सबमरीन्स वगैरह में यूज होता है। और सोल्जर्स जो कि ट्रेंच वगैरह में हिडन रहते हैं, बहुत मतलब लड़ाई वगैरह के टाइम पे ट्रेंच क्या होती है? ट्रेंच इस तरीके से मतलब कुछ जगह टाइप की बनाई जाती है, इसके पीछे सोल्जर्स ऐसे करके ऐसे बैठ जाते हैं, और यहाँ से हमला करते हैं। तो वो जब सामने देखने के लिए इसी पेरिस्कोप का यूज करते हैं, है ना। समझ में आ गया होगा। और कैलिडोस्कोप क्या होता है? जो बचपन में जो बच्चे वगैरह मतलब जो आते थे हमारे गली मोहल्लों में दिखाने के लिए, जिसमें हम ऐसे आंख लगा के देखते थे अपनी आँख से,
अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से सुंदर सुंदर इमेजेस दिखाई देती थी, जिससे हमारा मन बहुत खुश होता है ना। बाकी अब तो इंस्टाग्राम पे रील्स दिखाई देती हैं, कैलिडोस्कोप के जमाने तो गए। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जरा ये देख लेते हैं लाइट के बारे में, हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और। रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया। अब अगर ये लाइट रे, यार ये लाइट रे बड़ी बेकार है, जहां देखो वहां जा रही। अब देखो ये प्रिज्म में जा रही। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक तरह की ऑब्जेक्ट होती है जो कि ट्रायंगुलर सरफेसेस को ज्वाइन करके बनाई। अब ये मत कहना ट्रायंगुलर क्या होता है, हम नीले पगलू बने बैठे हो। ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर सरफेस को इस तरीके से ज्वाइन किया जाता है और एक प्रिज्म बनाया जाता है, यानी ये पूरा कवर्ड होता है ना। और इसमें एक वाइट लाइट जब स्ट्राइक करती है तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, और इसी डिवीजन को, इसी स्प्लिट को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। मीन्स व्हेन अ वाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब ये 7 रंग कौन से होते हैं? सतरंगी जहां। 7 रंग कौन से होते हैं? विवग्योर, इसको विवग्योर की ट्रिक से याद कर सकते हो। V, V for violet, I for indigo, B for blue, G for green and Y for yellow, O for orange and R for red, है ना। उसके बाद में रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमिना ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ। ये तो पढ़ा ही नहीं। ये क्या होता है? देखा है, बहुत से लोगों ने देखा होगा कि इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष होगा भैया, भैया जल्दी बाहर चलो, अरे कतई इंद्रधनुष बन रहा है, एकदम लाइट माइट एकदम बिखरी हुई नजर आ रही है आसमान में, सतरंगी आसमान। अरे सतरंगी आसमान देख तो लिया, मन भी बहुत खुश हो गया। पता है, अब आपको पता है, इस सतरंगी आसमान को आप अपने कमरे में भी बना सकते हैं। कैसे? ये जो मतलब स्काई में हमको दिख रहा है ना, रेनबो, ये बना है वाटर ड्रॉपलेट्स से। इस तरीके से वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, जब इनमें सनलाइट पड़ती है, व्हाइट लाइट, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स की जो कि एक प्रिज्म की तरह काम करती हैं और बाद में 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक रेनबो फॉर्मेशन होता है। और ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। ये मोस्टली क्या है, हिली एरियाज में देखने को मिलता है, जब बारिश वगैरह ज्यादा होती है और थोड़ी सी धूप भी होती है, तब रेनबो का फॉर्मेशन होता है। आगे चले। ओ, ये क्या? ये किसकी आंख निकल, देख लेते हैं जरा। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। यानी ये जो सुंदर सुंदर सी ऑब्जेक्ट थी, कैलिडोस्कोप था, है ना, दुश्मनों पर नजर रखी गई थी, और ये सुंदर सुंदर सी इमेजेस हमने देखी थी बर्ड्स की, ये हमने कैसे देखी? ये हमने देखी थी अपनी प्यारी प्यारी आंखों से, है ना, तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां। तो ये हमने देखी थी अपनी प्यारी प्यारी आंखों से, आईज से। हम देख लेते हैं जरा स्ट्रक्चर ऑफ आईज कैसा होता है। इसको समझने से पहले हम जरा इसको देख लेते हैं। ओ, ज्यादा मत देखना, हिप्नोटाइज कर लेती है यहाँ। चलो वापस आ जाओ भैया, डर लग गया मेरे को। अब इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसमें ये जो आउटर कवरिंग दिख रही है आप, ये जो आउटर कवरिंग, ये आई बॉल हमारी ऐसी होती है, इसका बस इतना वाला पार्ट जो होता है ये सिर्फ बाहर बाहर वाला, ये हमको दिखाई देता है, बाकी ये सब हमारे अंदर रहता है ना। और ये होती है ऑप्टिक नर्व्स, ये ब्रेन से कनेक्टेड रहती है हमारे, है ना। ये ब्रेन से, जिनके पास होता है उनके से कनेक्ट रहती है, जिनके पास नहीं होता नहीं। देखो क्या होता है, ये जो आउटर कवरिंग हमको दिखाई दे रही है, ये स्लेरी मसल का पार्ट है। ये यहाँ पे दिख रहा है ना, ये एरोज बना है। ये स्लेरी मसल्स क्या करती हैं? स्लेरी मसल्स जो होती हैं, ये इस, ये होता है लेंस, आई लेंस, यहाँ से लाइट रे इंटर करती है, ये आई लेंस होता है। इस आई लेंस को छोटा बड़ा करने में ये स्लेरी मसल्स मदद करती हैं, हेल्प करती हैं, है ना। उसके बाद में इसको क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं, यानी ये क्रिस्टल शेप का होता है, मतलब क्रिस्टल नेचर का होता है, यानी एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट होता है। एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर क्या होता है? हमारी आई बॉल में, अच्छा अगर हमारी आई बॉल में कुछ नहीं होता तो ये तो पिचक जाती, जिससे कि ये डैमेज ना हो, इसकी वजह से इसमें एक लिक्विड होता है, एक लिक्विड होता है। वो जो लिक्विड होता है, वो लिक्विड जो अंदर फिल्ड है, इस लिक्विड को बोला जाता है क्या? इस लिक्विड को बोला जाता है एक्वस ह्यूमर। इसको क्या बोला जाता है? एक्वस ह्यूमर। अच्छा, दो तरह का ह्यूमर होता है, एक विट्रस ह्यूमस और एक एक्वस ह्यूमस। एक एक्वस ह्यूमस होता है जो हमारी आंख के
आई के बाहर वाले आउटर पार्ट में जो लिक्विड होता है ना, जैसे कि देखो इसमें दिख रहा होगा ये लिक्विड, वो ज्यादा नहीं देखते हैं, लिक्विड ये वाला लिक्विड है ना, तो इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और जो आई बॉल के इनसाइड में फिल्ड रहता है उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ठीक है। और ये होता है प्यूपिल। प्यूपिल होता है छोटा सा पार्ट, चलो देख लेते हैं। छोटा सा पार्ट ये यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये ब्लैक ब्लैक जो पार्ट होता है दैट इज प्यूपिल, छोटा सा, है ना। उसके बाद में आइरिस क्या होता है? आइरिस होता है ये ब्लैकिश पार्ट दिख रहा है ना, मतलब हमारे कह सकते हैं ये वाला, देखो ये ब्लैकिश पार्ट दिख रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं आइरिस, है ना। और उसके बाद में कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया हमारी आइस के कॉर्नर में होता है, ये इस साइड में, ये दिख रहा है, ये कॉर्निया होता है। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। अब जरा देख लेते हैं कि इमेज कैसे बनती है हमारी आई में। पार्ट समझ में आ गए सबको? अब एक बार मैं इस आई से दिखा देता हूँ आपको। तो ये जो है ये है प्यूपिल। ओके। उसके बाद में ये है आइरिस। ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर जो लिक्विड फिल्ड है दैट इज एक्वस ह्यूमर। और जो आई बॉल के अंदर लिक्विड होता है दैट इज विट्रस ह्यूमर। और ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉर्निया, है ना। अब क्या होता है, यहाँ से लाइट रे इंटर करती है प्यूपिल के थ्रू हमारी आई। वो लाइट रे कैसे आती है? फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझ लो, जैसे कि यहाँ पर बैठे थे टिल्लू भैया। टिल्लू भैया थे, टीटू भैया थे, टीटू भैया। ये आए थे हमको डराने के, टॉल मॉल ओढ़ के। इन पे पड़ी लाइट, तो जब इन पे लाइट पड़ी तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज की तरफ आई। तो जब जो आईज की तरफ लाइट रे आई वो प्यूपल से एंट्री लेती है, और एंट्री लेने के बाद वो जाती है हमारे रेटिना पर। ओके। रेटिना पे पहुंची, और रेटिना ने सिग्नल दिया इस ऑप्टिक नर्व को कि भैया टीटू भैया आए हैं डराने तुमको। ऑप्टिक नर्व ने सिग्नल भेजा, ऑप्टिक नर्व ने सिग्नल भेजा ब्रेन को। और ये ऑप्टिक सिग्नल्स थे जो कि आगे चल के नर्व्स के थ्रू इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट होके हमारे ब्रेन तक जाते हैं, और पता चलता है कि हमने कुछ देखा है डरावना सा। पर डरना नहीं, है ना, डरना नहीं है। समझ में आया? तो इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है ना। अब देखते हैं आगे। तो ये आंख हमने देख ही ली, है ना, और ज्यादा नहीं देखेंगे, हिप्नोटाइज कर देगी यार। उसके बाद फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आईज। जादूगर की आंख थी वो। हाँ, फोटो खींची थी मैंने एक बार जादूगर की, वो भाई साहब मोहित कर लेगी तुमको अपनी तरफ। इसलिए ज्यादा मत देखना वीडियो को, पीछे जा जाके। फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आई। अब अभी तक हमने देखा था कि कॉर्निया होता है, आइरिस होता है, पीपल होता है, आईलेंस होता है, स्क्लेरल होती है, रेटिना होता है। और इनके काम क्या होते हैं? कॉर्निया जो होता है वो फ्रंट ऑफ द आई में लोकेटेड होता है। ये हमारी आई को, इसको एक बार पढ़ लेना आप लोग, वैसे तो मैं बता देता हूँ। प्रोटेक्ट द आई एंड फोकस द लाइट। लाइट को फोकस करता है। आइरिस जो कि बिहाइंड द कॉर्निया होता है ना, जो लाइट के अमाउंट को एडजस्ट करता है कि कितना आंखों में जाएगा और कितना नहीं जाएगा। पीपल जो होता है सेंटर ऑफ आइरिस होता है, होल ऑफ द आइरिस होता है, यहाँ से लाइट एंटर करती है। आई लेंस जो कि पीपल के बिहाइंड होता है, आई लेंस जो कि पीपल के बिहाइंड होता है, ये पीपल था। पीपल के पीछे जो लेंस होता है दैट इज नोन एज आई लेंस। उसके बाद स्लैरी मसल्स होती है, जंक्शन ऑफ द कोरोइड। स्लैरी मसल, स्लैरी मसल यहाँ लगी होती है, यहाँ पर ये मसल्स होती हैं जो आई बॉल के साइज को कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड करती हैं। रेटिना जो होता है बिहाइंड द लेंस होता है, जिसकी वजह से इमेज फॉर्म होती है। और वो बाद में लाइट इनटू नर्व इम्पल्स में चेंज होकर हमारे ब्रेन में सिग्नल देती है कि हमने कुछ देखा है। अब रॉड्स एंड कोन्स क्या होते हैं? अरे, रॉड्स एंड कोन, रॉड्स सेंसिटिव टू डिम लाइट, डोंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब कोन्स सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। यानी रॉड्स जो होता है ना, रॉड्स एक ऐसा पार्ट होता है जो कि बहुत ही डिम लाइट को सेंसिटिव होता है। जैसे कि डिम लाइट सेंसिटिव क्या होता है? बहुत ही कम लाइट में जब हम अंधेरे में जाते हैं तो हमारा यही पार्ट एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता, कलर के बारे में पता नहीं चलता। कौन पार्ट जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, और ब्राइट लाइट में दिखाई देता है, बिल्कुल एकदम हरियाली, सूरज मूरज एकदम, कौन पत्तियां, तितली वितली, सब बंदर वंदर सब दिखाई देते हैं हमको। ये सब इंफॉर्मेशन देता है कलर्स के। एक होता है ब्लाइंड स्पॉट। ये कुछ टर्म्स हैं, देख लेते हैं, पता होनी चाहिए। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है आई के अंदर?
ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा पार्ट होता है, अगर वहां पर लाइट रे स्ट्राइक करती है रेटिना की बजाय तो हमें नहीं दिखाई देगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर लाइट रे गलती से आ गई, ये ऑप्टिक नर्व के जो पार्ट था, यानी ये जो ऑप्टिक नर्व वाला पार्ट था, अगर यहाँ पे स्ट्राइक कर जाती है किसी की आईज में, तो वो वाली चीज हमको नहीं दिखाई देगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ देखते हैं तो सडनली द फ्यू सेकंड्स हमको कुछ चीजें नहीं दिखाई देती हैं। दैट इज नॉन एज ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट एक पार्ट होता है ऑप्टिक नर्व के ऊपर वाला। तो आप लोग बता सकते हैं, कोई आपसे पूछ रहा है तो बात देखते हैं आगे। सम बेसिक टर्म्स क्या है? परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन ये क्या चीज है? परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब है कि कोई भी इंसान 1/16 सेकेंड तक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट को देखा और उस ऑब्जेक्ट को देखने के बाद उसकी जो इमेज है ना, वो 1/16 सेकेंड तक हमारे माइंड में रहती है। मतलब बहुत ही माइन्यूट सा टाइम होता है ये, बट उतने टाइम के लिए हमारे माइंड में उसकी इमेज रहती है ना। रेंज ऑफ द विजन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज इंफिनिटी। रेंज ऑफ द नॉर्मल विजन कितना होता है? यानी एक नॉर्मल इंसान जिसकी हेल्दी आईज है, हेल्दी आईज इन द सेंस उसको कोई भी डिफेक्ट नहीं है, उसको पास का भी दिख रहा है, दूर का भी दिख रहा है, उसको सब कुछ दिख रहा है। जो नहीं देखना वो भी दिख रहा है, जो दिखना है वो भी दिख रहा है। भाई सब कुछ दिख रहा है। तेरे को चांद दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तेरी आंखें बिल्कुल सही है। पर ऐसा होता नहीं है। तो एक इंसान बहुत दूर तक देख सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, और पास की ऑब्जेक्ट को वो 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। यानी कोई भी इंसान, जैसे कि अगर कोई बुक को हम रीड कर रहे हैं तो 25 के डिस्टेंस पे वो हमको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी। बट 25 से कम हुआ या ज्यादा हुआ तो उसके विजन में कुछ ना कुछ इम्बैलेंसेस आने लगेंगे। तो एक नॉर्मल ह्यूमन आई जो है वो इन्फिनिटी तक देख सकती है दूर की चीजें, एंड पास की चीजों को 25 सेंटीमीटर तक की, मतलब रीडिंग डिस्टेंस बोल सकते हैं जिसको। बाकी अब जरा हम देख लेते हैं, अगर ये नॉर्मल ह्यूमन आई की बारे में बात है तो आगे डिफेक्टेड आई में क्या हो? लोगों की आंखें खराब कैसे हो जाती हैं? खराब तो बहुत कारण से हो जाती हैं। रात में जग जग के रील भी देखनी है ना, भैया गाने भी सुनने हैं, तो सारी चीजें। तो डिफेक्ट ऑफ द आई बहुत रीजंस की वजह से होता है, मल्टीपल रीजंस की वजह से होता है, बट अभी हम ये नहीं देख रहे किस रीजन की वजह से हो रहा है। अभी हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से डिफेक्ट आई में मेजरली देखने को मिलते हैं। तो पहला डिफेक्ट मायोपिया, है ना। मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, वो शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। तो भैया मायोपिया बात कुछ ऐसी है, बिल्कुल घर जैसी है। मायोपिया, मायोपिया होता है शॉर्ट साइटेडनेस। इसका जो नाम है ना, इसी में इसका टर्म छुपा हुआ है, यानी शॉर्ट। पास की चीजें तो दिखाई देंगी पर दूर की नहीं देंगी। यानी जस्ट उल्टा याद कर लेना, सिंपल याद हो जाएगा कि मायोपिया यानी शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है कि पास की चीजें दिखेंगी पर दूर की नहीं दिखेंगी। यानी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपियर ब्लरी बट नियर ऑब्जेक्ट आर क्लियर। पास की चीजें बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगी, एकदम सफा, एकदम चकाचक 4K HD। बट क्या होता है कि दूर की चीजें बिल्कुल हो जाएंगी भाई साहब ऐसी, एकदम कोहरा छा जाएगा, धुंध, है ना। तो इसमें दूर की चीजें नहीं दिखेंगी, पास की चीजें दिखाई देंगी। और हाई कन्वर्जिंग पावर का आई लेंस लगाया जाता है। आई बॉल जो होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है ऊपर नीचे। इसका करेक्शन करेक्शन यानी इसका डॉक्टर से इलाज कैसे करते हैं भाई साहब? हमारी आंखों के सामने एक बड़ा सा चश्मा लगा देते हैं जिसमें कॉन्केव लेंस लगा होता है, जो कि हमारे इस प्रॉब्लम को करेक्ट कर देता है। बाकी हाइपर मेट्रो, बहुत ज्यादा हाइपर हो गए। अगर आप मोबाइल चलाते चलाते बहुत ज्यादा हाइपर हो गए, यानी बिल्कुल एकदम घुस गए मोबाइल में, रात दिन मोबाइल देख रहे हो भाई साहब, एकदम रात दिन मोबाइल में घुसे पड़े हैं, है ना। तो फिर तो कोई इलाज ही नहीं। फिर तो तुमको पास की चीजें दिखाई नहीं देंगी। यानी एक दिन ऐसा आएगा वो मोबाइल आपकी आंख से नजरें चुरा के ले जा, यानी बिल्कुल पास की चीजें भी दिखाई नहीं देंगी। पास की चीजें ब्लर हो जाती हैं पर दूर का सब कुछ दिखाई देगा, पर पास का नहीं दिखेगा। तो इस केस में लो कन्वर्जिंग पावर हो जाती है आई लेंस की। यानी आई लेंस जो है ना, वो लाइट लाइट रेस को इकट्ठा करने में, मतलब कलेक्ट करने में बहुत ही मतलब प्रॉब्लम होती है, और आई बॉल का साइज जो है छोटा हो जाता है, छोटा होता है बिल्कुल। यूजिंग कॉन्वेक्स, इस केस में कॉनकेव मिरर का यूज हो रहा था, इसमें कॉनकेव का होगा क्योंकि आई बॉल जो है ना, वो
कन्वर्ज करने में प्रॉब्लम होगी ना, तो यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है कॉन्वेक्स को। कैटरेक्ट, अरे ये बहुत वैसी बीमारी है कैटरेक्ट। ये कैसे होती है? ये होती है जो आई लेंस होता है, ये दिख रहा है ना आपको, इस आई लेंस के ऊपर ये व्हाइट व्हाइट सी जो लेयर होती है ना, ये मतलब करेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा प्यूपिल और हमारा जो क्या कहते हैं जो भी लेंस है ना, वो बहुत इम्पैक्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से लाइट वाइट एंट्री लेने में बड़ी दिक्कत होती है। क्लाउड क्लाउड बादल छा जाते हैं एकदम, बदली छा जाती है आंखों में। इसकी वजह से विजन जो है वो बहुत कम हो जाता है, और मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो जाती है हमारे आई लेंस के ऊपर, इस तरीके की वाइट वाइट। और इसका इलाज कोई भी चश्मा नहीं कर सकता है, कोई भी लेंस नहीं कर सकता है, कोई भी किसी भी तरह का स्पेक्टिकल नहीं कर सकता है। इसका इलाज तो सिर्फ सर्जरी, सर्जरी से होता है ना। ऑपरेट ऑपरेट किया जाता है इसको। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस, जो कि पास की ऑब्जेक्ट दिखाई देंगी पर दूर की नहीं। हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस, दूर की ऑब्जेक्ट दिखाई देंगी पर पास की नहीं। कैटरेक्ट में तो बिल्कुल बदली छा जाएगी। ठीक है। इसमें क्या होता है, कन्वर्जिंग पावर लेंस की कम हो जाती है इसमें, वो इसमें कन्वर्जिंग पावर लेंस की जो बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। अभी इसको अब डायग्राम से ही देखेंगे, इसमें बहुत कम, बहुत 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 कम हो जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें कॉनकेव लेंस का यूज होता है, इसमें कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है, और इसमें तो आगे देखते हैं। जरा देख लेते हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में क्या डिफरेंस है। मायोपिया में क्या था, अभी मायोपिया में हमने देखा था हाई कन्वर्जिंग हो जाती है, यानी लाइट रे पहले ही मिल जाएंगी। जो लाइट रे यहाँ मिलनी थी वो पहले ही मिल गई, यानी हाई कन्वर्जिंग हो गई। यानी कन्वर्ज जो था वो पीछे होने की बजाय आगे ही हो गया, तो इमेज यहाँ बन गई, रेटिना तक तो कुछ पहुंचे ही नहीं भाई, एकदम काला अंधेरा। तो इसको बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया डिफेक्ट जब होता है तो ये सिचुएशन बन जाती है आई बॉल के अंदर। इस केस में आई बॉल का जो साइज है ना, वो क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा, ये बड़ा हो जाता है, इसी की वजह से तो रेटिना पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और हमारी जो लाइट रेज है वो आगे ही कन्वर्ट होकर रह जाती है। इस केस में क्या हुआ, उल्टा आई बॉल का साइज छोटा हो जाता है और रेटिना आगे आ जाता है। लाइट रेज तो सही जगह कन्वर्ट हो रही थी, बट रेटिना ही आगे आ गया। इस केस में भी लाइट रे सही जगह कन्वर्ट हो रही थी, पर रेटिना पीछे चला गया। तो जब आई बॉल का साइज बड़ा होगा तो रेटिना दूर चला जाता है, आई बॉल का साइज छोटा होता है तो रेटिना आगे आ जाता है। यानी हाइपरमेट्रोपिया में मेनली आई बॉल का साइज छोटा हो जाता है, और मायोपिया में आई बॉल का साइज बड़ा हो जाता है। यानी जिस जिसको मायोपिया होगा उसकी आई बॉल का साइज बड़ा हो गया होगा अंदर से, और जिसको हाइपरमेट्रोपिया होगा उसकी आई बॉल का साइज छोटा हो गया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और चलो आगे। ओ, ये क्या देख लिया? तो ये है भैया हमारे उल्लू उल्लू भैया। उल्लू भैया जो है, और ये चमगादड़, चमगादड़ दीदी। तो उल्लू भैया और चमगादड़ दीदी एक दिन आपस में बात कर। उल्लू भैया ने बोला कि हमारी ये जो आंखें हैं ना, तुम्हें पता है बहना, हमारी ये जो आंखें हैं ना, ये सिर्फ रात में ही काम करती हैं। तो बोली अच्छा, ऐसा क्या? तो रात में ही दिखता होगा तुम्हें? मैं तो दिन में नजर ही नहीं आती हूँ। ना ना, तू नजर ना आती। तो ये चमगादड़ दीदी बोलती है, अरे मेरे संग भी यही समस्या, मुझे भी बस रात में ही दिखाई देता, दिन की रोशनी में तो मैं बिल्कुल बावड़ी हो जाती हूँ। अच्छा। तो उल्लू भैया बोले कि हम है ना नॉक्टोरल एनिमल। कौन से एनिमल्स हैं? नॉक्टोरल एनिमल। नॉक्टोरल एनिमल्स वो होते हैं जो रात में चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, दिन में नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनकी आंखों के अंदर जो प्यूपिल होता है ना, उसका साइज बहुत बड़ा होता है। जो आइज देखी थी ना हमने, ये वाली, इसके अंदर ये जो प्यूपिल था, इसका साइज बहुत बड़ा होता है इनके अंदर। और जैसा कि साइज बहुत बड़ा होता है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइट जाती है इनकी आंखों में, जिसकी वजह से दिन के टाइम पे ये बिल्कुल अंधे हो जाते हैं, बिल्कुल अंधे। इसलिए ये इधर उधर भागते हैं। इसलिए दिन के टाइम पे हमको उल्लू नजर नहीं आते, और चमगादड़ एक बेसुध होके इधर उधर टकराती हुई नजर आती है दीवारों, है ना। और ये एक बात और बोलते हैं उल्लू भैया चमगादड़ भैया, हम तो रात में ही देख सकते हैं, तुम भी रात में ही देख सकते हो। हमारा प्यूपिल भी बड़ा है, तुम्हारा प्यूपिल भी बड़ा है, रोशनी बहुत जाती है आंखों में, तुम्हारी में भी बहुत जाती है, और भैया हमें सिर्फ काले और सफेद ही दिखाई देते हैं। ये रंग बिरंगा संसार हमारे काम का नहीं है। यानी नॉक्टुरल एनिमल्स वो होते हैं जिनको सिर्फ रात में दिखाई देता है, और उनके प्यूपल का साइज बहुत बड़ा होता है। ये जैसे कि आउल हुआ, बैट हुआ, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। और
ये बोलते हैं कि ये सिर्फ काला और सफेद ही देख सकते हैं, यानी इनका जो जीवन के जो रंग होते हैं सिर्फ दो ही होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। इसके अलावा इनको और कोई कलर दिखाई नहीं देते। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, पूरी वीडियो समझ में आई होगी, है ना। आज हमने डिस्कस किया लाइट चैप्टर को। अब देख लेते हैं जरा इसके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ द प्लेन। अगर मान लो कोई इंसान 2 मीटर प्लेन के 2 मीटर डिस्टेंस पे स्टैंडिंग है, यानी खड़ा हुआ है, और उसको अपनी इमेज कितने डिस्टेंस पे बनती हुई दिखेगी। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट के और मिरर के बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस है, तो उसके और उसके मिरर के और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, ये हमें बता। 2 मीटर, 4 मीटर, 0.5 मीटर एंड 1। बताइए फटाफट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक मिरर होता है, उस मिरर के सामने ये जो टीटू भैया खड़े करे थे हमने ये लकड़ी पे, इनके बीच में डिस्टेंस दे दिया भैया 2 मीटर का। तो इनकी इमेज के और मिरर के बीच में भी 2 मीटर का ही डिस्टेंस होगा, यानी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर एंड डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द इमेज विल बी द सेम। ये मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेन मिरर में बताया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ रखा है सैनिक स्कूल के 2021 में। A man stands 10 मीटर in front of a large mirror. एक बहुत बड़े से मिरर के सामने एक इंसान 10 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है। How far must he walk before he is 5 मीटर away from the image? ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको करने में मजा है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, फिर देखते हैं किसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय ईएनटी डॉक्टर। जो ईएनटी डॉक्टर्स होते हैं वो कौन सा मिरर यूज करते हैं। ईएनटी डॉक्टर्स कौन से होते हैं। ईएनटी डॉक्टर्स वो होते हैं जो ईयर टीथ वगैरह का मतलब यूज करते हैं, नोज वगैरह का, थ्रोट वगैरह का। ये जो डॉक्टर्स होते हैं ना, जो इनका ट्रीटमेंट करते हैं आईज वगैरह का, नोज वगैरह का, वगैरह का, तो उनको बोला जाता है ईएनटी डॉक्टर्स। ईएनटी डॉक्टर्स कौन से मिरर का यूज करेंगे, जरा बताओ आप, सोचो। ओके, मैंने आपको बताया था कि जो ईएनटी डॉक्टर्स होते हैं ना, वो बहुत ही छोटी छोटी यानी बहुत ही माइनर माइनर चीजों को डील करते हैं। जैसे किसी इंसान के टीथ है, इनको देखने के लिए जो मिरर यूज होगा वो कौन सा होगा। जो कॉन्वेक्स मिरर तो बड़ी चीजों को छोटा बनाता है, यानी ये तो दांत है और बिल्कुल चींटी जैसे दिखाई देंगे। रोटेटिंग मिरर तो बिल्कुल घुमा देगा इनको। प्लेन मिरर क्या करेगा, प्लेन मिरर क्या करेगा, सेम टू सेम इमेज बनाएगा। तो इस केस में कॉनकेव मिरर का यूज। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करें, लाइक करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।